Good morning to all. Yesterday we discussed the poem number 2, the laburnum top, और वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था. उसका एक्सप्लेनेशन आपको अपने फेयर नोटबुक में राइट डाउन करना है. इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स इंग्लिश कम्युनिकेशन में और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हिंदी कम्युनिकेशन में एक्सप्लेनेशन को या व्याख्या को लिखेंगे. आज हम कंप्लीट करेंगे इसके जो 5 क्वेश्चंस है पोइम के, वो भी आपको अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट करने हैं और ये हमारी पोइम कंप्लीट हो जाएगी. 10th क्लास में जैसे रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन का फॉर्मेट आता था पोइम सेक्शन में, पोइट्री सेक्शन में, 11th में ऐसा नहीं होता है. 11th में ओनली क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द एग्जाम, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या एक स्टेंजा गिवन होता है और उस स्टेंजा से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं. इसलिए वी शुड ओनली फोकस ऑन द क्वेश्चंस. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द बिगनिंग एंड द एंडिंग ऑफ द पोएम. बिगनिंग और एंडिंग ऑफ द पोएम हम किस चीज को नोटिस करते हैं वो एक्सप्लेन हमें करना है. वी नोटिस टू डिफरेंट थिंग्स एट द बिगनिंग ऑफ द पोएम एंड द एंडिंग ऑफ द पोएम. एट द बिगनिंग ऑफ द पोएम द laburnum tree is completely silent and still. There are no movements there, there are no activities there. It was looking very empty. Okay, at the ending the situation can be said quite same. एंडिंग में भी हम ऐसा कर सकते हैं कि डिफरेंट सिचुएशन कैसे है, लास्ट में जाकर तो सेम जैसा सिचुएशन हो जाता है. लेकिन इन द मिडिल ऑफ द पोएम द होल ट्री becomes very alive, but in the end of the poem it again becomes silent and completely still or empty. So we can say at the beginning or at the ending we find similar situations. तो जो फर्स्ट लाइन हमने बोली कि डिफरेंट सिचुएशन, उसको हमें एक्सप्लेन नहीं करना है, हमें लिखना है एट द बिगनिंग एंड एट द एंडिंग ऑफ द पोएम वी फाइंड द सिमिलर सिचुएशंस. एट द बिगनिंग द ट्री इज साइलेंट, without movements, without activities, okay, completely still. And in the end, when the goldfinch goes away, it again becomes silent, without movement, without activities and completely empty. Question number 2. To what is the bird's movement compared? What is the basis for this comparison? उस birds के जो movement है उसको किससे कंपेयर किया है और किस बेस पर कंपेयर किया है. द बर्ड्स मूवमेंट हैज बीन कंपेयर टू द लिजार्ड. ओके, अकॉर्डिंग टू द पोइट द बर्ड इज आल्सो वेरी केयरफुल, वेरी अलर्ट, जस्ट लाइक लिजार्ड. ओके, एंड द बर्ड्स मेक्स मूवमेंट्स विदाउट मेकिंग एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस. ओके, जस्ट लाइक लिजार्ड, जैसे कि लिजार्ड बहुत साइलेंटली अपने मूवमेंट को आगे बढ़ाती है, वैसे जब वो बर्ड आती है तो वो धीरे से अपने मूवमेंट्स को विथ केयरफुलनेस आगे बढ़ाती है. एंड देन शी एंटर्स इनटू ए थिकनेस, और फिर वो एक थिकनेस में एंटर कर जाती है. थर्ड क्वेश्चन, व्हाई इज द इमेज ऑफ इंजन इवोक्ड बाय द पोइट. इंजन का इमेज कैसे इवोक किया गया है. फॉर एग्जाम्पल, द इंजन ऑफ ए मशीन works when we use fuel for that. हम किसी भी इंजन, कोई भी मशीन का इंजन है वो वर्क करना स्टार्ट करता है जब हम उसको उसका जो रिक्वायर्ड फ्यूल है वो गिव करते हैं, देते हैं, प्रोवाइड करते हैं. तो when the engine of any machine gets fuel, it works, it makes a lot of noise. Just like that, when the young ones of the goldfinch gets a food by their mother, they become very alive, they make lots of sounds, they make lot of noise and they become very active.
okay, and they make many movements. Fourth question, what do you like most about the poem? आप इस पोएम के बारे में मोस्टली क्या लाइक करते हैं? डेफिनेटली द मिडिल सेक्शन ऑफ द पोएम इज लाइक बाय अस व्हेन द होल ट्री इज अलाइव, एक्टिव and full of movement, when a mother is providing food to its children and the children are making chirping, they are making noise, that is mostly liked by us. Last question, what does the phrase her buried face identity mask mean? ये जो phrase इसमें given था इसका meaning क्या है? The goldfinch has lots of stripes over its face and the stripes are the identity mark for the goldfinch. The sparrow is recognized by the stripes. Okay, these are the 5 questions जो आपको complete करने हैं अपने फेयर नोटबुक में. That's all for today. Have a nice day.